हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो जय श्री राम। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया की सेल का जो ये डायग्राम है ये हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम इसके जो अलग अलग जो नाम है इस डायग्राम में आप जितने भी नाम देख रहे हो इन सब के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। देखिए, सबसे जो अंदर वाली लेयर है, ये अंदर वाली लेयर है, इसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर एक ही तरीके से बनती है। और किस चीज से बनी होती है वो? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी होगी फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की, फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की। तो ये जो है ये कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, तो एक कवरिंग होगी सेल का। उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल, जो सेल वॉल है ये सेल वॉल थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक, और हार्ड होने की वजह से ये इस सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। दूसरा काम होगा इसका, इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। ठीक है, तो इसका काम होगा, सेल वॉल का जो फंक्शन होगा इसका टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है ये। और दूसरा काम होगा इसका मेंटेन रखती है ये, टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है, सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। ठीक है, सेल को फटने से बचाती है। तो अगर फटने से बचा रही तो इसका मतलब क्या है कि ये इस सेल की स्ट्रक्चर को बनाए रखती है। तो सेल वॉल में आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड से भी पहले हम बात करते हैं, हमने दो मेम्ब्रेन देखी है, सेल मेम्ब्रेन और दूसरी हमने बात कर ली है सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज से बनी होती है वो पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी। किस चीज से बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। अब हम इससे जो अगली जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन होगी, ये सेल वॉल होगी। इससे अगली जो कवरिंग है इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये मैंने आपको बताया था कि इसको ये दो तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। अगर ये हार्ड हुई तो हम उसको कैप्सूल बोलेंगे, और अगर ये सॉफ्ट हुई, ठीक है, तो हम उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। जिलेटिनस शीट के रूप में अगर प्रेजेंट होगी ये ग्लाइकोकैलिक्स तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर बोलते हैं। ये मैं पिछले लेक्चर में इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और उसके बाद देखिए एक कवरिंग और प्रेजेंट होती है। ये जो लास्ट जो लेयर प्रेजेंट है ये वाली लेयर को हम बोलते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर प्रेजेंट होती है। ये लास्ट वाली जो लेयर है ये किस चीज से बनी होती है? लाइपोपॉलीसैकेराइड की। ठीक है, अब ये वाली जो लेयर होगी लास्ट वाली, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। संभव हुआ तो इसी वीडियो के अंदर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर आपको बताऊंगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, तो जो लाइपोपॉलीसैकेराइड जो लेयर है, ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है ये किसके अंदर प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, सबसे लास्ट वाली लेयर है ये। ठीक है, अब इसके जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो मीजोसोम है, मीजोसोम जो है
सेल का, इस बैक्टीरिया की सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बहुत से फंक्शन होते हैं। कुछ मेन फंक्शंस के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो हम हेडिंग बना लेते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम्स, मीजोसोम्स। अब ये जो मीजोसोम है इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है? इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो सकता है। अब क्लोरोफिल अगर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोल देंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये भी बात कर ली थी। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके अंदर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला जो फंक्शन होगा मीजोसोम का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन। ये हेल्प करता है, इस बैक्टीरिया की सेल को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ये। और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है। तो क्या करता है ये? हेल्प इन रेस्पिरेशन टू द सेल। इस सेल को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अगर हम हमारी सेल के बारे में बात करें तो हमारी सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है तो क्या होता है? एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है और उसी एटीपी का हम यूज करते हैं अपने दिन भर के कार्यों के लिए। ठीक है। यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन के लिए आप जो, जैसे मान लो कि आप खाना खाते हो, सांस लेते हो, तो वो जो ग्लूकोज है और जो ऑक्सीजन है वो आपकी सेल तक पहुंचेंगे और सेल के अंदर क्या होगा? उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने से वो ग्लूकोज से क्या बनेगा? एटीपी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया में आपको करवाऊंगा उस समय पर मैं आपको ये बातें बताऊंगा। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे जैसे सेल्स के अंदर, हमारी सेल कौन सी? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो यहां पर एनर्जी फॉर्मेशन में, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, तो एनर्जी फॉर्मेशन में कौन काम करेगा? यही तो काम करेगा ना, मीजोसोम। और कोई थोड़ी ना आएगा, पड़ोसी थोड़ी ना आएगा इसके यहाँ पे। तो क्या होगा? तो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मीजोसोम है, ये मीजोसोम एनालोगस ऑर्गन हो सकता है। ठीक है ना? क्या हो सकता है? एनालोगस ऑर्गन हो सकता है टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, वी एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के तरह ये इस सेल के अंदर एक्ट करता है। तो इसलिए एंड सो इट इज द एनालोगस पार्ट टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब एनालोगस ऑर्गन कौन से होते हैं? एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट होगा। अब ये मीजोसोम है, इसका जो स्ट्रक्चर है और ओरिजिन है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन काम क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के वाला ही कर रहा है यहाँ पर। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? एनालोगस ऑर्गन बोला है। जो मीजोसोम होता है ये एनालोगस ऑर्गन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पहली बात। दूसरा जो फंक्शन होगा इसका मेन फंक्शन, और हम बात करते हैं जो मेन फंक्शन होगा इस मीजोसोम का, वो सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। सेल को अगर डिवाइड करना है, देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की सेल के अंदर, कैसा डीएनए प्रेजेंट होगा? सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। ये देखिए राउंड डीएनए प्रेजेंट है। और सर्कुलर हमारे अंदर कौन सा डीएनए प्रेजेंट होगा? लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा? ये सर्कुलर डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए से फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, और वो प्रोटीन की फॉर्मेशन में तो ये राइबोसोम हेल्प करते हैं। फिलहाल हम मीजोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि भाई वैसे तो ये जो सर्कुलर डीएनए है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होता है, जब एक सेल से दो सेल बनती हैं, तो उस समय पर ये सर्कुलर डीएनए मीजोसोम के पास चला जाएगा। और मीजोसोम क्या होती हैं? ये इनफोल्डिंग्स होती हैं।
ये क्या होती है, इनफोल्डिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है और इनकी इनफोल्डिंग होने के कारण क्या होता है, ये जो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा ये काम कर पाती है। समझ में आ गई बात है। तो दूसरा काम मैं यहां पर लिख देता हूं, दूसरा काम क्या होगा, ये हेल्प करेगी, हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल की डिवीजन में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मीजोसोम। ठीक है, अब मीजोसोम क्या करें, क्या होगा कि जब सेल डिवाइड करेगी तो न्यूक्लियस जो है दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मीजोसोम से दो मीजोसोम बन जाएंगे और फिर सेल जो है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। जो एक पार्ट जो है सर्कुलर डीएनए का वो एक सेल में चला जाएगा और दूसरा पार्ट दूसरी सेल के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से ये जो मीजोसोम है ये क्या करती है, सेल की डिवीजन में हेल्प करती है। ठीक है, ये दो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है इसके मीजोसोम के। और अगर हम बात करें इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, तो तब हम उसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। और क्रोमेटोफोर अगर प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। और फोटोसिंथेसिस अगर कर रहे हैं कोई भी बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया करता है, एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, यानी कि ये है बैक्टीरिया, नाम से आपको पता लग रहा है कि ये कोई प्लांट कैटेगरी के अंदर आने वाला कोई चीज है, लेकिन एक्चुअल में जो BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, एक बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया सेल होती है। ठीक है, आपने याद रखनी है। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में अगर आपसे पूछते हैं तो आपने ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम ले लेना है। ठीक है, इसके बाद बस मीजोसोम के अंदर आपने इतना ही पढ़ना है। ठीक है, और इसके फंक्शन जैसे सीक्रेशन वगैरह के अंदर भी ये हेल्प करते हैं, तो वो कुछ मेन फंक्शन नहीं है, जो मेन फंक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं। तो जो नेक्स्ट है राइबोसोम। जो राइबोसोम होते हैं बैक्टीरिया की सेल के अंदर, वो होते हैं 70S राइबोसोम। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये इकलौता सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है इसके अंदर, वैसे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे, और अगर होंगे भी कोई भी तो वो उनके बाहर कोई सेल मतलब कि कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। सीधी सी बात ये है कि भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अगर मान लो कि ये राइबोसोम है, इस राइबोसोम के बाहर चारों तरफ अगर मैं एक मेम्ब्रेन बना देता हूं तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो राइबोसोम मेम्ब्रेन या कोई भी चीज जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो, वैक्यूल्स भी क्यों ना हो, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते। जो ग्रेन्यूल्स थे, लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी कि जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि भी ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हो गए, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हो गए, फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स हो गए, उन ग्रेन्यूल्स को हमने क्या नाम दिया था, इंक्लूजन बॉडी दिया था नाम। और वो इंक्लूजन बॉडी भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती, तो राइबोसोम भी नहीं होगा। ठीक है, और राइबोसोम कौन से होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम कैसे होंगे, इसके अंदर 70S राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अब S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है स्वेटबर्ग्स यूनिट। ठीक है, स्वेटबर्ग्स यूनिट होती है ये। और ये स्वेटबर्ग यूनिट किसकी होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की। किसकी, स्वेटबर्ग यूनिट क्या होती है, इट इज द यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की यूनिट होती है क्या, स्वेटबर्ग यूनिट। तो मतलब क्या है, देखिए यहां नाम से ही आपको पता लग रहा है सेडिमेंटेशन हो रहा है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, अब क्या है इसमें कि अगर मान लो कि भी आप इस राइबोसोम को भी कोई भी चीज है, आप एक लिक्विड के अंदर जब उसको डाल रहे हो तो कौन सा उसका हिस्सा पानी के ऊपर रह जाता है और कौन सा हिस्सा पानी के गहराई में चला जाता है। यानी कि अगर जो हल्का होगा उस पानी के अंदर ऊपर की तरफ रहेगा और जो भारी होगा वो पानी के नीचे चला जाएगा। ठीक है, पानी के अंदर चला जाएगा, यानी कि गहराई में चला जाएगा। तो मतलब क्या है कि यहां पर
जो 70S राइबोसोम है, ये 70S राइबोसोम की आगे दो सब यूनिट होती हैं। वो कौन कौन सी सब यूनिट होंगी भाई? इस 70S राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट होंगी? एक तो 50S और दूसरी होती है 30S। 30S यानी कि ये दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है 70S राइबोसोम, ठीक है ना। ये जो 70S राइबोसोम है ये दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक तो 50S और दूसरा 30S। और S का मतलब मैंने आपको बता दिया, ये स्वेडबर्ग्स यूनिट है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की, ठीक है। यानी कि अगर आपको सीधे और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि जो स्वेडबर्ग्स यूनिट होती है वो होगी किसी भी चीज की मास और डेंसिटी को मापने का तरीका, ठीक है। मास और डेंसिटी को मापने का तरीका स्वेडबर्ग्स यूनिट होता है। जैसे मान लो भी आप 1 किलो चीनी लेते हो, उसका भार किस में मापोगे? कोई आपने एक लिफाफे के अंदर चीनी डाली तो आप उसका भार जो क्या बताओगे? जब उसको आप तोलोगे तो क्या बताओगे? इसके अंदर 500 ग्राम चीनी है, 5 किलो चीनी है या 10 किलो चीनी है। यानी कि आपने उसका भार जो है वो मेजर कर दिया और उसको उसकी यूनिट क्या बता दी आपने? किलोग्राम में बता दी, ठीक है। ठीक वैसे ही यहां पर इस राइबोसोम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? स्वेडबर्ग्स यूनिट होगी, ठीक है। जब हमने इस 70S राइबोसोम को किसी मतलब कि लिक्विड में अगर हम डालते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम इसका करवाते हैं, तो ये जो 50S राइबोसोम है ये उस लिक्विड के नीचे मतलब कि लिक्विड की गहराई में बैठ जाएंगे, तली में चले जाएंगे। और ये जो क्योंकि हल्के हैं 30S राइबोसोम है ये थोड़े से ऊपर रहेंगे, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई 50 और 30S जो है इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो 80S होना चाहिए, 70S। ये आपने इतना ऐसे याद रखना है। ऐसे तो अगर भी हम यूकेरियोटिक सेल के अंदर अगर हम बात करें जो राइबोसोम होते हैं वो 80S राइबोसोम होते हैं। 80S राइबोसोम होंगे तो 60 और 40S जो है तो उसकी सब यूनिट हो जाती हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ पर इसको याद रखना है कि जो 70S राइबोसोम उसकी दो सब यूनिट होंगी। कौन सी? एक तो 50S और दूसरा 30S, ठीक है। दूसरा, राइबोसोम का काम क्या होता है भाई? क्या काम होगा? ये जो बेचारा जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वैसे तो बेचारे नहीं होते सारे बेचारे नहीं होंगे, क्योंकि कई सारे जो बैक्टीरिया वो हमें बीमारी कोज कर देते हैं। और वो बीमारी पता है किसके कारण होती है? ये जो बाहर वाली जो लेयर देख रहे हो ना आप, लाइपोपॉलीसैकेराइड वाली, ये जो लेयर बहुत खतरनाक होती है। ये इनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है और उसी के कारण ये इनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो गया, एकदम से बुखार वगैरह हो गया बैक्टीरिया के कारण जो है, तो वो किसके कारण आया? इस लाइपोपॉलीसैकेराइड वाली लेयर के कारण आया है। तो ये आपको इन्फेक्शन कोज कर देती है, ठीक है ना। तो बेचारे तो क्यों बोलेंगे इनको, ठीक है। तो राइबोसोम का काम बता रहा था मैं आपको। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने का काम होता है इनका। प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। चाहे ये राइबोसोम यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक के अंदर हो, इनका काम यही रहेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन का, ठीक है। तो राइबोसोम के अंदर आपने इतना ही पढ़ना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।